हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे 2024 के पीवाईक्यू सॉल्यूशन के बारे में। और ये जो है हमारा क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट का रहेगा सर? कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये क्वेश्चन पेपर हमारा बीयू का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। आपको चलिए स्टार्टिंग से एक बात बता देते हैं, अगर ऑडियो का इशू हो रहा है तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। चलिए, हमारे सामने एक सवाल है, क्या कहता है? डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑन एरो और एक्टिविटी ऑन नोड्स। इसके बीच में आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस बताना है। बात समझ में आ रही है? एक्टिविटीज ऑन एरो और एक्टिविटीज ऑन नोड दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। आइए हम लोग देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो एक्टिविटीज ऑन एरो हो गया इधर सर। ठीक है, एक्टिविटीज ऑन एरो हो गया। और ये हो गया आपका एक्टिविटीज ऑन नोड्स हो गया। ठीक है। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है सर? एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। एक्टिविटी नाम में ही एरो लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। एओ एंड नोड्स वाला में क्या हो जाएगा? एक्टिविटी को हम लोग नोड या बॉक्स के रूप में दिखाते हैं। ठीक है। यहाँ पे नोड्स हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? इवेंट्स रिप्रेजेंट करेगा। एरो रिप्रेजेंट करेगा किसका? रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज। एक्टिविटीज ऑन एरो में हमारा क्या होता है? डमी एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है। इसमें एक्टिविटीज ऑन नोड में कोई भी डमी एक्टिविटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक। डायग्राम बिकम्स कॉम्प्लेक्स व्हेन प्रोजेक्ट इज लार्ज। अगर आपका एक्टिविटी ऑन एरो का बात किया जाए तो डायग्राम आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जब प्रोजेक्ट हमारा क्या होगा? लार्ज होगा। जबकि एक्टिविटी ऑन नोड में हमारा डायग्राम क्लीनर रहता है और समझना भी आसान रहता है, मतलब बहुत ज्यादा डायग्राम कॉम्प्लिकेट नहीं होता इसमें। चलिए ठीक है, इतना हम लोग समझ गए सर। आगे का देखते हैं। यूज्ड मेनली एक्टिविटीज ऑन एरो हमारा मेनली पर्ट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एक्टिविटीज ऑन नोड जो है आपका मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो भी सॉफ्टवेयर है, अभी के समय में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जैसे एमएस प्रोजेक्ट हो गया, प्राइम वेरा हो गया, ये सब में जो है ना हमारा एक्टिविटीज ऑन नोड इस्तेमाल होता है। एक्टिविटीज ऑन एरो कहाँ इस्तेमाल होता है? पार्ट वाला में इस्तेमाल होता है। फोकस इज ऑन इवेंट्स एंड सीक्वेंसिंग। एक्टिविटीज ऑन एरो का जो फोकस है वो किस पे फोकस है सर? इवेंट और सीक्वेंसिंग पे फोकस करता है। जबकि एक्टिविटी ऑन नोड फोकस करता है किस पे? एक्टिविटी और डिपेंडेंसीज पे। ठीक। एक्टिविटी ऑन एरो एओ में हमारा क्या होता है? लेस फ्लेक्सिबल होता है फॉर कॉम्प्लिकेटेड वर्क। कॉम्प्लिकेटेड वर्क में काम करना इसमें मुश्किल होता है। ठीक है। जबकि एक्टिविटी ऑन नोड हमारा जो है सर प्रीफर किया जाता है मॉडर्न प्लानिंग में, मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्क में हम लोग एक्टिविटी ऑन नोड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप भी 7 पॉइंट लिख दीजिएगा। 7 नंबर में पूछा है, 7 पॉइंट हम बता दिए। अब समझ में आ रही है? नाम से क्लियर है, यहाँ एरो है तो यहाँ पे भी हमारा एरो होगा। इसमें हमारा नोड है तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? नोड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी ऑन एरो जो है मतलब ये पुराना जमाना में चलता था। अभी में जो है अब हम लोग एक्टिविटीज ऑन नोड इस्तेमाल करने लगे हैं। तो पुराना जमाना में जो कॉम्प्लिकेटेड काम था उसको करने में दिक्कत होता था इस पे, तभी तो हम लोग नया बनाया ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड पॉट टेक्निक। सीपीएम और पॉट के बीच में डिफरेंस बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है। सीपीएम और पॉट के बीच का डिफरेंस, ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट भी कर सकता है। तो हम लोग पहला वाला साइड इधर जो है इसमें सीपीएम देखेंगे और इधर वाला जो साइड है इसमें हम लोग पॉट का देखते जाएंगे। तो सीपीएम और पॉट में सीपीएम का पहली लाइन तो हम लोग डिफरेंस के नाम पे फुल फॉर्म में लिख देते हैं। सीपीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पाथ मेथड। पॉट का क्या हो जाएगा? प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये चीज जो फुल फॉर्म है ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, भाई पार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। बात समझ गए ना? चलिए उसके बाद सीपीएम क्या होता है? यूज्ड फॉर डिटर्मिनिस्टिक एंड रिपीटेटिव प्रोजेक्ट्स। सीपीएम आपका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? डिटर्मिनिस्टिक एंड रिपीटेटिव प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या होता है आपको समझाते हैं। ऐसा प्रोजेक्ट जिसका कि आउटकम आपको पहले से मालूम है। ठीक है। ऐसा प्रोडक्ट जिसका कि आउटकम आपको पहले से मालूम है उसको हम लोग डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट कहते हैं या फिर रिपीटेटिव प्रोजेक्ट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिटर्मिनिस्टिक। जैसे कि मान के चलो तुम जो है दूध में जो है दही थोड़ा सा डालोगे तो अगले दिन वो हमारा पूरा दही बन जाता है। ये हमारा क्या डिटर्मिनिस्टिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर दूध में थोड़ा सा दही डालेंगे तो अगले दिन वो पूरा का पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो चुका है। ये बार बार होते आ रहा है, ये डिटर्मिनिस्टिक क्या है? प्रोजेक्ट है।
उसके बाद पर्ट हमारा जो है इसमें अनसर्टेन या रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए, जैसे मान के चलो साइंटिस्ट कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आने वाला है अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो हमारा क्या कहलाता है, अनसर्टेन रिजल्ट कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो पर्ट वहां इस्तेमाल होता है जहां पे आपको रिजल्ट नहीं मालूम है, समझ रहे हैं ना? पर्ट कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा प्रोजेक्ट जिसका कि आउटकम क्या होगा ये आपको नहीं मालूम है। सीपीएम कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, वहां इस्तेमाल किया जाएगा जिसका कि आउटकम आपको मालूम है। बात समझ में आ रही है कि हमको जो है फाइनली क्या मिलने वाला है रिएक्शन के बाद, अगर वो चीज आपको मालूम है तो वहां सीपीएम इस्तेमाल कीजिएगा, अगर नहीं मालूम है तो वहां पे आप पर्ट इस्तेमाल कीजिएगा। ये बात समझ में आ गई कि सीपीएम कहाँ इस्तेमाल करना है, फुल फॉर्म समझ गए दोनों का क्या है। सीपीएम वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पे हमको रिजल्ट मालूम होगा, उसी काम को बार बार करने के लिए हम लोग सीपीएम प्रयोग करेंगे। जैसे दूध में दही डालेंगे तो दही पूरा बन जाएगा, ये हमको मालूम है। ठीक है, जोड़न जिसको कहता है, दूध में थोड़ा सा जोड़न डालेगा तो हमारा पूरा दही बन जाएगा, तो ये हमारा क्या रिजल्ट मालूम है, तो ये सीपीएम के अंदर आ जाएगा। पार्ट हमारा क्या है कि अगर हम कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो कि हमको रिजल्ट नहीं मालूम है, बस समझ में आ रही है, तो वो हमारा पार्ट में आ जाएगा। सीपीएम क्या है, एक्टिविटी ड्यूरेशन इज नोन और फिक्स्ड, क्योंकि हमको रिजल्ट मालूम है तो किस काम को करने में कितना समय लगेगा वो हमको मालूम रहता है, तो सीपीएम में एक्टिविटी ड्यूरेशन आपको मालूम रहता है और वो फिक्स होता है। जबकि पर्ट में आपका एक्टिविटी ड्यूरेशन प्रोबेबिलिस्टिक होता है। ठीक है, पर्ट में जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी एक्टिविटी ड्यूरेशन प्रोबेबिलिस्टिक होता है, मतलब हमको भविष्य नहीं पता है कि कितना समय लगेगा, कैसे कैसे समय लगेगा। ठीक है, सीपीएम हमारा क्या है, फोकस ऑन टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। सीपीएम किस पे फोकस करता है, टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करता है। पर्ट फोकस करता है हमारा टाइम और अनसर्टेनिटी पे, पर्ट फोकस करता है किस पे, टाइम और अनसर्टेनिटी पे। चलिए, उसके बाद हमारा जो है सीपीएम क्या करता है, अलाउज क्रैशिंग टू रिड्यूस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। सीपीएम जो है क्रैशिंग अलाउ करता है ताकि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम हो सके। पर्ट क्या करता है, क्रैशिंग कॉन्सेप्ट जनरली नॉट यूज्ड, इसमें जो है क्रैशिंग कॉन्सेप्ट जनरली इस्तेमाल नहीं होता पर्ट में। सीपीएम मेनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल वर्क, सीपीएम मेनली कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्रियल वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। पर्ट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, आर&डी में, डिफेंस में, एरोस्पेस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। सीपीएम आपका क्या है, क्रिटिकल पाथ इज बेस्ड ऑन सिंगल टाइम एस्टिमेट। सीपीएम जो है में जो क्रिटिकल पाथ होता है वो सिंगल टाइम एस्टिमेट पे आधारित होता है। और पर्ट में क्या होता है, क्रिटिकल पाथ जो है ये आधारित होता है किस पे, एक्सपेक्टेड टाइम एस्टिमेट पे। ठीक है, यानी कुल मिला के सर पर्ट हमारा क्या है कि ऐसा जगह हम लोग पर्ट इस्तेमाल करेंगे जहां पे हमको एंड रिजल्ट नहीं मालूम है। अगर कोई साइंटिस्ट नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो पर्ट का इस्तेमाल करेगा। सीपीएम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो चीज हम लोग रोज करते हैं जिसका रिजल्ट हमको मालूम, वहां पे सीपीएम इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ रही है? या फिर कोई काम को हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं तो वहां पे सीपीएम होगा, अगर कोई काम पहली बार कर रहे हैं तो वहां पे पार्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल कहता है व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में अलग अलग कौन कौन सा स्टेज है वो आप बताइए। डिस्क्राइब ईच स्टेज ब्रीफली विद स्पेशल रेफरेंस टू द इकोनॉमी दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड इन ईच। हर एक स्टेज को आपको जो है डिटेल में बताना है और इकोनॉमी से रिलेट करके बताना। तो स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज का निर्माण करना, जैसे कि हम लोग रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये सब जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा स्टेज होता है, कितना पड़ाव होता है, ऐसा तो नहीं कि एक ही बार में सारा चीज हो जाता है। देखिए कंस्ट्रक्शन में मेनली हमारे पास कई सारा स्टेज होता है। जैसे कि सबसे पहले हमारा जो एक स्टेज होता है वो हमारा होता है प्लानिंग का स्टेज होता है। सबसे पहले हमारा किस चीज का स्टेज होता है, प्लानिंग का होता है। हम लोग को अगर मान के चलो कि बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उसका क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ताकि हमको मालूम चल सके कितना रूम बनाना है, कितना फ्लोर का बिल्डिंग बनेगा, कितना साइज का रूम बनेगा, वो सारा चीज का प्लानिंग करेंगे। दूसरा काम हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिजाइन का काम करते हैं। ठीक है, कि अगर हम 3 फ्लोर का बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें हमारा जो है सर छड़ का आरसीसी जो पड़ेगा, वो रेनफोर्समेंट जो पड़ेगा उसका क्या साइज होगा, सीमेंट कैसा लगेगा, ठीक है, किस ग्रेड का कंक्रीट बनेगा, तो वो सब हमारा इसमें तय होता है डिजाइन स्टेज में। उसके बाद तीसरा स्टेज हमारा होता है क्या, शेड्यूलिंग होता है। ठीक है, कि किस समय कौन सा काम स्टार्ट करना चाहिए, ठीक ना, शेड्यूलिंग स्टेज।
जैसे कि मान के चलो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नापी करना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग जो है कि हम लोग इधर जो है क्या कहते हैं फाउंडेशन का काम स्टार्ट करेंगे। फिर जब इसी तरीके से दीवार वाल जोड़ के तैयार कर देंगे, घर बन जाएगा। घर बन जाएगा तो हम लोग देखेंगे ना कि उधर हमारा प्लास्टर भी चल रहा है, इधर दूसरा काम भी चल रहा है। तो उस तरीके से हम लोग वर्क को क्या करेंगे, शेड्यूल करते हैं कि कब कौन सा काम करना है। उसके बाद हमारा आता है प्रोक्यूरमेंट स्टेज। प्रोक्यूरमेंट स्टेज के बाद हमारा क्या आता है सर, कंस्ट्रक्शन या एग्जीक्यूशन स्टेज। ठीक है, इसमें हम लोग जो है सर शेड्यूल उडूल कर लिए। सबसे पहले तो प्लान किए कितना बड़ा रूम बनेगा, किस किस साइज का बनेगा, कितना फ्लोर बनेगा। फिर उसका डिजाइन कर लिया, उसमें क्या मटेरियल लगेगा, किस प्रोपोर्शन में लगेगा। फिर उसमें हम लोग काम शेड्यूल कर लिया कि कब कौन सा काम शुरू करना है। ठीक है, फिर प्रोक्योरमेंट का काम देख लेंगे। उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन या एग्जीक्यूशन, उसके बाद हम लोग जो है फील्ड पे उतर के निर्माण कार्य करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करेंगे। हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो कैसा चल रहा है, उसमें क्या सुधार करना चाहिए, वो सबको हम लोग देख रेख करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग को एक फाइनल लुक देंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीशन स्टेज कहेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंड ओवर स्टेज भी कर सकते हैं। यानी कि हम जो है ऑनर को हैंड ओवर कर रहे हैं कि भैया अब आपका घर बन के तैयार हो गया है, अब आप जो है इसको देख रेख कीजिए, यहाँ से आप संभालिए। बात समझ में आ रही है? तो हमारा कंस्ट्रक्शन में यही सब स्टेज होता है। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर डिजाइन करते हैं, फिर शेड्यूलिंग, फिर प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन या एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग या कंट्रोलिंग, कंप्लीशन स्टेज। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हम लोग एक एक करके सारा स्टेज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज में कौन कौन सा एक्टिविटी करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी, साइट स्टडी, प्रिलिमिनरी डिजाइन, बजटिंग। प्लानिंग में हम लोग कौन कौन सा एक्टिविटी करते हैं, सबसे पहले बजट बनाते हैं, हम जो है घर बनाएंगे कितना खर्चा आएगा। प्रिलिमिनरी डिजाइन तैयार करते हैं, सर हमारा दो चार रूम रहेगा, कितना फ्लोर का रूम रहेगा। साइट स्टडी करते हैं, हम जहाँ घर बना रहे हैं वहाँ आसपास का माहौल कैसा है हमारा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब काम हम लोग करते हैं। इसमें अगर इकोनॉमी का बात किया जाए, इसको यहाँ पे क्वेश्चन में करा है ना, डिस्क्राइब ईच स्टेज ब्रीफली विद स्पेशल रेफरेंस टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी के ख्याल से इसका क्या अगर देखा जाएगा, तो प्लानिंग स्टेज में इकोनॉमी का क्या रोल है सर, प्रॉपर प्लानिंग अवॉइड्स चेंजेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, रिड्यूसेस वेस्टेज एंड इंश्योर करेक्ट रिसोर्स एलोकेशन। देखो, अगर तुम प्रॉपर प्लानिंग करके काम करोगे तो काम खराब नहीं होगा। जो चीज तुम पहले ही तय कर दिए हो कि हमको दीवार ऐसे जोड़ना है, हमारा ये काम पहले होगा, वो काम बाद में होगा, तो ये सब चीज का अगर ऑलरेडी प्लान कर लियो हो तो हमारा मटेरियल कम वेस्ट होता है। अगर बिना प्लानिंग के काम करोगे तो एक चीज सबसे ज्यादा होता है, वो क्या है कि मटेरियल वेस्ट बहुत होता है। जैसे मान के चलो तुमको दीवार जोड़ना था ऐसे करके, ठीक है, अब तुम दीवार जोड़ दिए ऐसे करके। मान के चलो दीवार जोड़ने का टेक्निक तुम बदल दिए, ठीक है, अब बाद में क्या पड़ा, दीवार तोड़ना पड़ गया। दीवार तोड़ना पड़ गया तो तुम्हारा क्या हो गया, मेहनत भी गया, मजदूरी भी गया, सामान भी गया, सब कुछ चला जाता है। इसलिए हम लोग जो है प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हैं, ताकि हमारा जो है पैसा बच सके, मटेरियल कम वेस्ट होता है अगर आप प्लानिंग कीजिएगा तो। बात समझ में आ रही है सब? चलिए, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। प्लानिंग के बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद आता है हमारा डिजाइन स्टेज। डिजाइन स्टेज में हम लोग कौन कौन सा एक्टिविटी करते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं कि हमारा जो है बिल्डिंग का ड्राइंग वगैरह हो गया। मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन वगैरह देख लेते हैं। अगर बात इकोनॉमी का किया जाए डिजाइन स्टेज में, ठीक है, डिजाइन स्पेस में हम लोग जो है क्या कहते हैं, बीम कॉलम इस सब का साइज वगैरह भी तय करते हैं कि उसमें कितना छड़ पड़ेगा, किस साइज का बीम होगा, वो सारा चीज भी हम लोग डिजाइन में ही तय कर लेते हैं। समझ गया ना? चलिए, इकोनॉमी का अगर बात किया जाए, अगर आपका डिजाइन बहुत अच्छा है तो इससे हमारा क्या होगा, मटेरियल का क्वांटिटी कम लगता है। अगर आपका डिजाइन सही है तो हमारा मटेरियल जो है कम खर्चा होगा। अगर डिजाइन खराब है तो हमारा मटेरियल बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। अवॉइड्स ओवर डिजाइनिंग, ओवर डिजाइनिंग को अवॉइड करता है। रिड्यूसेस फ्यूचर मेंटेनेंस कॉस्ट,
अगर तुम डिजाइन सही से किए हो तो बाद में आपको मेंटेनेंस का खर्चा बच जाएगा। अगर डिजाइन कोई सही से नहीं करता है तो बाद में मेंटेनेंस के नाम पे भी आपको खर्चा बहुत लगता है। जैसे तुम देखोगे अक्सर लोग घर बनाते हैं और दीवार में क्रैक होना शुरू हो गया है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब उसने सही से डिजाइन नहीं किया था। चलिए, उसके बाद हमारा आता है शेड्यूलिंग स्टेज। कंस्ट्रक्शन में शेड्यूलिंग स्टेज आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूलिंग में हम लोग सबका टाइम फिक्स करते हैं, कौन सा काम कितना टाइम में होना चाहिए, एक दिन में कितना लेबर काम करेगा, ठीक है, ओवर टाइम किस दिन करवाना है नहीं करवाना है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। अगर प्रोजेक्ट हमारा कितना दिन में पूरा करना है, वो सारा चीज हमारा शेड्यूलिंग स्टेज में आएगा। कौन कौन सा एक्टिविटी करते हैं शेड्यूलिंग स्टेज में सर? हम लोग बार चार्ट बनाते हैं, सीपीएम पॉइंट नेटवर्क बनाते हैं, रिसोर्स शेड्यूल करते हैं कि ये एक्टिविटी, जैसे प्लास्टरिंग का काम है 5 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। अगर हम महीने की शुरुआत में प्लास्टरिंग स्टार्ट किए तो एक सप्ताह के लास्ट तक मैक्सिमम हमारा प्लास्टरिंग हो जाना चाहिए। तो इस तरह का जो टाइम शेड्यूल करते हैं ना, वो सब शेड्यूलिंग स्टेज में आता है। इकोनॉमी का अगर बात किया जाए, अवॉइड्स आइडल लेबर, रिड्यूसेस ओवर टाइम। ओवर टाइम आपका रिड्यूस करता है, मतलब हमारा जब टाइम फिक्स है कि आज इतना काम करना है, कल इतना करना है, तो ओवर टाइम करने की तो आवश्यकता है नहीं। ठीक है, स्पीड्स ऑफ कंप्लीशन। आप जब पहले से सब कुछ तय करके बैठे हुए हैं तो हम लोग जो है कंप्लीशन आसानी से कर सकते हैं, मतलब विद इन टाइम हम लोग प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं। समझ गया? तो ये हो गया शेड्यूलिंग स्टेज। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पे, आप वहां पे इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़िए अच्छे से। आप खुद पढ़िएगा तो आपको ज्यादा अच्छा सा आइडिया समझ में आएगा। चलिए, उसके बाद हमारा आता है प्रोक्यूरमेंट स्टेज। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, प्रोक्यूरमेंट स्टेज आता है। इसमें कौन कौन सा एक्टिविटी करते हैं? प्रोक्यूरमेंट में हम लोग जाके सामान खरीदते हैं और लेबर को हायर करते हैं। परचेजिंग मटेरियल, जैसे सीमेंट कितना लगेगा, गिट्टी कौन सा देंगे, बालू कौन सा देंगे, ठीक है, कौन कौन सा लेबर को रखेंगे, इक्विपमेंट जो भी लगेगा कंस्ट्रक्शन के लिए, वो सारा चीज हम लोग सामान जुटाने का काम करते हैं, सामान और मजदूर जुटाने का काम करते हैं। किसमें सर? प्रोक्यूरमेंट स्टेज में। चलिए, उसके बाद हमारा आता है कंस्ट्रक्शन या एग्जीक्यूशन स्टेज। कंस्ट्रक्शन या एग्जीक्यूशन स्टेज, इसमें क्या होता है, हम लोग जो है अब निर्माण कार्य शुरू कर चुके हैं, तो हम लोग जो है सबसे पहले जमीन खोदेंगे। घर बनाने से पहले क्या करते हैं, जमीन खोदते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें कंक्रीट डालेंगे, फिर उस पर दीवार उवाल जोड़ना शुरू करेंगे, फिनिशिंग वर्क करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा सर फायदा क्या है? अच्छा, प्रोक्यूरमेंट में इकोनॉमी पॉइंट, रुपया, इकोनॉमी का पॉइंट जब कहेगा मतलब रुपया पैसा से रिलेटेड बात कर रहा है। तो प्रोक्यूरमेंट में इकोनॉमी पॉइंट में क्या होगा कि अगर आप बल्क में परचेस करने जाओगे तो वहां पे आप पैसा बचा सकते हो। जैसे कि अगर तुम बोलोगे ना, कोई दुकानदार के पास जाओगे, भैया हम जो है नया घर बना रहे हैं 3 फ्लोर का, उसमें हमको जो है 2000 बोरा सीमेंट लगेगा। ठीक है, 2000 बोरा सीमेंट लगेगा। तो आप हमको ऐसा कीजिए कि हमको सीमेंट जो है ना 10 रुपया लेस करके दीजिए। बात समझ में आ रही है? 10 रुपया लेस करके दीजिए, तो 2000 गुना 10, 20,000 रुपया आप आसानी से बचा लीजिएगा। ठीक है, वो आदमी आपको दे भी देगा। अगर आप उसका 2000 बोरा सीमेंट ले रहे हैं तो उसको भी तो प्रॉफिट हो रहा है ना। ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, 10 रुपया भी लेस करेगा ना, तो 2000 रुपया आपको, 20,000 रुपया आपको बच जाएगा। बात समझ में आ रही थी? इसलिए प्रोक्यूरमेंट में हम लोग जब एक साथ सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग को उसमें क्या होगा, फायदा हो जाता है। ठीक है, चलिए, कंस्ट्रक्शन या एग्जीक्यूशन स्टेज में हम लोग का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा है सर? इफिशिएंट सुपरविजन, मिनिमाइज नेटवर्क रिवर्क, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग, लोअर कॉस्ट। ठीक है, कि अगर हम लोग जब कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे तो हम लोग जो है बढ़िया से अगर देख रेख करेंगे, ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा कि दोबारा से काम नहीं करना पड़ेगा, हमारा क्वालिटी मेंटेन रहेगा, मटेरियल का भी प्रॉपर हैंडलिंग होगा और काम हमारा जो है सस्ता में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, उसके बाद हमारा आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल स्टेज। हमारा प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग और उसको कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो एक्टिविटी है इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, कि भैया कितना काम हुआ। ठीक है, क्वालिटी पे जाके हम लोग चेक करेंगे, भैया हम जो मटेरियल डाल रहे हैं सही क्वालिटी का डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे। कॉस्ट चेक करेंगे, हमारा जो बिल आना चाहिए सामान के खरीदने का वो हमारा सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेफ्टी का ऑडिट करेंगे कि हमारा काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सब हम लोग मॉनिटरिंग और कंट्रोल में क्या करेंगे, हमारा जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई कोताही तो नहीं हो रही है, वो सब जाके हम लोग चेक करते हैं इसमें। अर्ली करेक्शन, देखिए ये जो है मॉनिटरिंग का इकोनॉमी पे बहुत फायदा होता है। कैसे फायदा होता है सर? अगर मान के चलो कि कोई काम खराब हो रहा है और तुम शुरू में ही उसको ठीक कर लिए, तो हमारा क्या होगा, भविष्य में जाके काम बहुत कम खराब होता है, फिर हमारा पैसा खर्चा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई काम खराब हो रहा है और तुम उस पर नजरअंदाज कर दिए, तो एक समय अगर वो काम पूरे खराब हो जाएगा, तुम्हारा खर्चा भी जो है बहुत बढ़ जाएगा।
बात समझ में आ रही है? तो अर्ली कंट्रोल या मॉनिटरिंग करने से यही हमको पता चलता है कि काम कब खराब हो रहा है, कब हमको सुधार कर लेना चाहिए। कंप्लीशन एंड हैंड ओवर स्टेज, फिर हमारा क्या आता है सर? कंप्लीशन और हैंड ओवर स्टेज आता है। मतलब हमारा इसमें जो है फाइनल, अब घर बन के तैयार हो गया तो कौन कौन सा एक्टिविटी होता है, हम लोग टेस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, उसका फिनिशिंग चेक कर लेते हैं। ये क्लाइंट को घर सौंपने से पहले कागज पत्तर तैयार कर लेते हैं, उसका एक इंस्पेक्शन या अप्रूवल वगैरह ले लेते हैं। ठीक है। और ये सब जो हमारा हैंड ओवर वाला स्टेज है, ये सब में हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि हमारा जो है दोबारा से कुछ मेंटेनेंस या कुछ कमी बेसी तो नहीं रह गया, जिससे कि हमारा क्लाइंट को दोबारा खर्चा ना उठाना पड़े। बात समझ में आ रही है? तो ये सब हमारा जो है कंस्ट्रक्शन का अलग अलग स्टेज था, और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कंपेयर कर चुके हैं। चलिए अगला हमारा क्या कहता है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर एन आइडियल फॉर्मवर्क फॉर कॉन्क्रीटिंग। आइडियल फॉर्मवर्क फॉर कॉन्क्रीटिंग के लिए क्या क्या हमारा रिक्वायरमेंट है? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर एन आइडियल फॉर्मवर्क फॉर कॉन्क्रीटिंग? ठीक है। इसमें हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट है कॉन्क्रीटिंग का आइडियल फॉर्मवर्क के लिए? तो आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं क्या क्या है रिक्वायरमेंट भाई। तो सबसे पहला हम लोग स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी का बात करेंगे। शुड विथ स्टैंड डेड लोड। ठीक है। हम लोग जो है ऐसा फॉर्मवर्क तैयार करेंगे कॉन्क्रीटिंग के लिए जो कि हमारा क्या कर सके, डेड लोड इस उठा सके, लाइव लोड भी उठा सके, और प्रेशर ऑफ फ्रेश कंक्रीट विदाउट डिफॉर्मेशन। देखिए फॉर्मवर्क आप समझते हैं, जब हम लोग ढलैया करते हैं तो हम लोग फॉर्मवर्क तैयार करते हैं, लकड़ी का ढांचा तैयार करते हैं। बात समझ में आ रही है? जब हम लोग ढलैया करते हैं तो लकड़ी का क्या करते हैं, ढांचा तैयार करते हैं। तो हम लोग जो फॉर्मवर्क तैयार करते हैं उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है वो, जो हम लोग ढलैया करने के लिए फॉर्मवर्क तैयार करते हैं उसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है कि वो अब डेड लोड उठा सके, लाइव लोड उठा सके। डेड लोड मतलब हमारा उसका खुद का वजन हो गया। लाइव लोड करने का मतलब हो गया अगर मान के चलो उस पे जाके एक आदमी खड़ा हो गया, ठीक है, इंसान तो थोड़ा देर के लिए खड़ा, बाद में तो वो इंसान वहां से हट जाएगा। तो थोड़ा देर के लिए जो आदमी खड़ा हुआ तो उसका भी वजन वो उठा सके। इसके साथ साथ अगर हम लोग फ्रेश कंक्रीट उसके ऊपर डालेंगे, ठीक ना, हम लोग ढलैया करने से पहले जो लकड़ी बिछाते हैं उसी का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग फॉर्मवर्क पे अगर कोई फ्रेश कंक्रीट डालेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। मतलब फॉर्मवर्क जो हमारा तैयार होगा उसका इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो अपना भार उठा सके। ठीक है, वो अपना भार उठा सके, उसके ऊपर जो इंसान दो चार खड़ा रहेगा उसका भार उठा सके, जब उस पर हम लोग कंक्रीट आके रखेंगे ढलैया के समय तो उसका भी भार उठा सके, इतना वो मजबूत होना चाहिए। दूसरा क्या है सर, वो इतना रिगिड भी होना चाहिए। मस्ट मेंटेन सेफ डायमेंशन एंड अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। हमारा जो है फॉर्मवर्क जो है इतना रिगिड होना चाहिए कि वो अपना जो है सेफ डायमेंशन और अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रक्चर को मेंटेन करता हो। बात समझ में आ रही है? चलिए उसके बाद इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हम लोग जो फॉर्मवर्क तैयार करते हैं वो हमारा रीयूजेबल होना चाहिए, हैंडल करना आसान होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब सस्ता भी होना चाहिए, और लंबे समय तक चलना भी चाहिए। बात समझ में आ रही है? जैसे हम लोग ढलैया करने के लिए जो लकड़ी बिछाते हैं, फॉर्मवर्क बिछाते हैं, उसको हम लोग खोल के दोबारा इस्तेमाल भी तो कर लेते हैं ना, तो हम लोग को कुछ वैसा ही तैयार करना पड़ेगा, और सस्ता भी होना चाहिए। समझ गए? ये सब तो बता दिए। उसके बाद इजी ऑफ रिमूवल, उसको हटाना खोलना भी हमारे लिए आसान होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? शुड अलाउ इजी स्ट्रिपिंग विदाउट डैमेजिंग कंक्रीट, उस फ्रेम फॉर्मवर्क को खोलना इतना आसान होना चाहिए कि कंक्रीट को जो है कोई नुकसान ना पहुंचे। ढलैया खोलते समय हम लोग देखते हैं ना कि आसानी से उसको खोल लेंगे। चलिए लाइट वेट का होना चाहिए, हल्का वजन का होना चाहिए। अभी तुम देखो कि ढलैया में मेनली अब जो है प्लाई इस्तेमाल होने लगा है। प्रिफरेबली मेड ऑफ मटेरियल्स दैट आर इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड इरेक्ट, ऐसा मटेरियल का आप फॉर्मवर्क तैयार कीजिए जिसको कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना और फिर उसको अरेंज करके नया बनाना भी हमारे लिए आसान हो। ठीक है, हल्का रहेगा तभी तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे। सरफेस फिनिश का अगर बात किया जाए तो शुड प्रोवाइड स्मूथ सरफेसेस टू रिड्यूस प्लास्टरिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, आपको जो है स्मूथ सरफेस देना चाहिए ताकि हमारा जो है प्लास्टरिंग का रिक्वायरमेंट कम हो सके। ठीक ना, नहीं तो अगर क्या होगा, ऊपर हमारा अगर सरफेस स्मूथ नहीं है तो आपको फिर से उस पर क्या करना पड़ेगा, प्लास्टर करना पड़ जाएगा। जॉइंट टाइटन्स टाइटनेस, जॉइंट टाइटनेस मतलब शुड प्रिवेंट लीकेज ऑफ सीमेंट स्लरी। जैसे कि मान के चलो एक प्लाई हम लगाए, उसके बाद दूसरा प्लाई बगल में लगाएंगे ना, तो दोनों प्लाई के बीच में हमारा जो है जॉइंट एकदम टाइट होना चाहिए। नहीं तो पता चला ऊपर से हम लोग कंक्रीट डालेंगे और सीमेंट चूके नीचे आ गया, सीमेंट चूके नीचे आ गया मतलब फिर हमारा पूरा सरफेस खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना?
ठीक है, हम किस फॉर्म वर्क का बात कर रहे हैं, तुमको बात समझ में आ गया। ढलैया करते समय हम लोग जो फॉर्म वर्क तैयार करते हैं, नीचे बांस लगाते हैं, ऊपर लकड़ी बिछाते हैं या प्लाई बिछाते हैं, उसी फॉर्म वर्क का बात कर रहे हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग सेफ्टी का भी बात कर लेंगे। शुड इंश्योर सेफ वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स ड्यूरिंग कंक्रीटिंग। जब हम लोग कंक्रीटिंग का काम करेंगे तो वर्कर के लिए वो कंडीशन क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी भी होना चाहिए, मस्ट विथस्टैंड रिपीटेड यूज ऑफ एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट। मतलब हमारा जो फॉर्म वर्क है, एक जगह ढलिया किए खोल के दूसरे जगह ले गए, फिर वहां ढलिया किए, इस तरीके से वो जो है टिकना भी चाहिए। हम उस एक ही फॉर्म वर्क से हम लोग जो है कई सारा ढलिया कर ले। एडेप्टेबिलिटी का भी हम लोग देख लेंगे। शुड बी सुटेबल फॉर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। वो हमारा एडेप्टेबल होना चाहिए कि किसी भी शेप या साइज का अगर हमको ढलैया करना है तो उसमें वो काम कर जाए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमारा हो गया सर ये पार्ट खत्म। बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए आप दूसरा पार्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आता, आप हमसे कमेंट में, चैट पे, व्हाट्सएप पे, कॉल पे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। गुड लक फॉर योर एग्जाम।